हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोबी क्लास ऑनलाइन। और बिहार स्पेशल जीके में हम लोग आधुनिक बिहार को पढ़ रहे हैं। आधुनिक बिहार के एक एक चैप्टर को हम लोग करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और इसी क्रम में हम लोग आज असहयोग आंदोलन और बिहार इसी से संबंधित ये एमसीक्यू का वीडियो है, जिसमें प्रश्न संख्या 1 से लेकर 27 तक ये प्रश्न संख्याओं की यह सीरीज है। कृपया चैनल पे बने रहें क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे बिहार ही नहीं, बिहार में जो परीक्षाएं होती है उसमें तो बिहार स्पेशल में ये इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही साथ केंद्रीय स्तर पर जो परीक्षाएं होती है उसमें भी इससे संबंधित काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन ज्यादातर हम लोग बिहार को ही देखेंगे, तो कृपया चैनल पे बने रहें। ठीक है, प्रश्न संख्या 1, असहयोग आंदोलन को शुरू करने के पीछे निम्न में से कौन सा कारण सही है। यहाँ प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सा कारण सही है। ऑप्शन ए, प्रथम विश्व युद्ध का भारतीय अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव, बिल्कुल सही है। रॉलेट सत्याग्रह, बिल्कुल सही है, ये भी कारण था। जालियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत का मुद्दा, ये भी सही है। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों से निराशा, ये भी सही है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ई अर्थात उपयुक्त में सभी सही है। अब यहाँ ये प्रश्न आता है कि असहयोग आंदोलन आखिर शुरू क्यों हुआ था। इससे संबंधित कुछ चीजों को चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, ये जो असहयोग आंदोलन है, असहयोग आंदोलन, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अर्थात एनसीएम। और इसकी शुरुआत जो है महात्मा गांधी जी द्वारा 1 अगस्त 1920 को खिलाफत पार्टी की तरफ से ही शुरू कर दी गई थी। ठीक है, खिलाफत पार्टी से संबंधित वीडियो पीछे अपलोड है, उसको आप देख सकते हैं, जो खिलाफत आंदोलन था। तो महात्मा गांधी द्वारा जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अर्थात असहयोग आंदोलन को 1 अगस्त 1920 को खिलाफत पार्टी के तरफ से ही शुरू कर दी गई थी। और ठीक इसी दिन भारत के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है सो राजनेता थे बीजी तिलक, का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये काफी क्रांतिकारी टाइप के थे और इनकी जो है बीजी तिलक की जो है उसी दिन मृत्यु हो जाती है और पूरे देश में शोक छा गया। कई कितने जगह हड़तालें हुई, प्रदर्शन हुए और कुछ लोगों ने तो उपवास रखा। इसी क्रम में गांधी द्वारा जो है वह तिलक कोष की स्थापना की जाती है, बाल गंगाधर तिलक कोष। और संयोग देखिए कि कितनी राष्ट्रीयता की भावना थी उस समय ब्रिटिशर्स के खिलाफ कि लगभग 1 करोड़ तक के रुपये जो है इसमें जमा हुए थे। ठीक है, ये तो एक कहानी हो गया, लेकिन असहयोग आंदोलन आखिर शुरू होने के पीछे क्या कारण था। ठीक है, अंग्रेजों की शोषणकारी नीति, रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत का मुद्दा प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भी भारत के हितों के विरुद्ध ब्रिटिशर्स जो थे वे कार्य कर रहे थे और अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों ने गांधी जी को एक नए आंदोलन को शुरू करने के लिए प्रेरित किया। इसी मुद्दे के परिप्रेक्ष्य में गांधी जी ने कांग्रेस को प्रभावित किया कि वह भी राष्ट्रव्यापी आंदोलन को छेड़े। ठीक है, एक ओर तो खिलाफत के मंच से और दूसरी वर्ष 1920 के पहले राजनीतिक घटनाक्रम के अगर परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। हुआ यह था कि प्रथम विश्व युद्ध का भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ा था। महंगाई बढ़ गई थी, बेरोजगारी बढ़ गए थे। उसके अलावा टैक्स जो है, टैक्सेशन की राशि को भी बढ़ा दिया गया था, क्योंकि युद्ध में किन्हीं दो भी लोगों के बीच अगर युद्ध होता है तो नुकसान होता है, तो टैक्स बढ़ाया गया था। और पहले से भारत देश के किसानों और मजदूरों की जो हालत थी वो खराब थी। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया 13 अप्रैल 1919 को, ये इंपॉर्टेंट है, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। रॉलेट सत्याग्रह हुआ 1917 में। और इसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हंटर कमेटी जो गठित की गई थी, इसमें जो है जनरल डायर को जो है सो निर्दोष साबित कर दिया गया, उसे ब्रिटिशर्स द्वारा जो है पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, तो इन कारणों से जो है असहयोग आंदोलन शुरू होता है। ठीक है, तो ये कहानी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1920 में। कब, तो 1 अगस्त
1920 को असहयोग आंदोलन जो है शुरू हुआ था। ठीक है, खिलाफत पार्टी की तरफ से ही पहले इसको शुरू कर दी गई थी और बाद में जो है कांग्रेस का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए इसमें इसको पारित किया गया और इसको एक व्यापक रूप दिया गया। प्रश्न संख्या 3, असहयोग आंदोलन के क्रम में पटना के निकट किसने सदाकत आश्रम की स्थापना की? ये बिहार से रिलेटेड प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान पटना में किसने सदाकत आश्रम की स्थापना की? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मजहरुल हक के द्वारा। इससे संबंधित कुछ चीजों को चर्चा करते हैं कि ये जो सदाकत आश्रम है, सदाकत आश्रम, इसकी स्थापना पटना में जो है किसने किया? तो मजहरुल हक ने किया। और जमीन किसने दान में दिया था? तो वे थे खैरू मियाँ। खैरू मियाँ ने जो है अपनी जमीन दान में मजहरुल हक को दिया कि आप जो है यहाँ पर पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना कीजिए। ये घटना है 1921-22 की। ठीक है, तो अगर ये प्रश्न आ जाए कि किस आंदोलन के क्रम में पटना के निकट सदाकत आश्रम की स्थापना हुई थी, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान। किसने की थी? मजहरुल हक ने। और जमीन किसने दान में दी थी? खैरू मियाँ ने। इससे संबंधित ये एक और चीज यहाँ पर ध्यान देना है कि यहीं से जो है 30 सितंबर 1921 को, इस पे ध्यान देना है, 30 सितंबर 1921 को मजहरुल हक ने एक समाचार पत्र का प्रकाशन यहां से शुरू किया जिसका नाम था मदरलैंड। ठीक है, मदरलैंड का प्रकाशन मजहरुल हक ने 30 सितंबर 1921 को इसी सदाकत आश्रम पटना से जो है इसका प्रकाशन शुरू किया। यहाँ पर ध्यान देने योग्य ये है कि ये जो मदरलैंड का प्रकाशन मजहरुल हक ने शुरू किया इसका नाम था द मदरलैंड। ठीक है, एक सेकेंड, मजहरुल हक ने जो 30 सितंबर 1921 को सदाकत आश्रम से द मदरलैंड समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया, ये न्यूज़पेपर था। लेकिन अगर प्रश्न आए सिर्फ मदरलैंड का, कि मदरलैंड का प्रकाशन किसने शुरू किया था, ये न्यूज़पेपर भी था। ठीक है, यहाँ पे द नहीं है, तो इसका नाम होगा बाबाजी ठाकुरदास। बाबाजी ठाकुरदास। तो प्रश्न में अगर पूछा जाए कि मदरलैंड का प्रकाशन किसने शुरू किया, तो बाबाजी ठाकुरदास ने। और ये भी पटना के निकट बाबाजी ठाकुरदास द्वारा जो है 1906 के क्रम में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की गई थी और तब जाकर इन्होंने मदरलैंड समाचार पत्र का प्रकाशन किया। लेकिन सदाकत आश्रम से द मदरलैंड का प्रकाशन मजहरुल हक के द्वारा किया गया। चूंकि ये बाबाजी ठाकुर जो थे, ये बिहार में क्रांतिकारी धाराओं को फैलाने वाले प्रारंभिक नेताओं में से थे, जैसे कि केदारनाथ बनर्जी, डॉक्टर ज्ञानेंद्र नाथ, बाबाजी ठाकुर। इसके बारे में हम लोग जब क्रांतिकारी आंदोलन के 2 चरण है देश में, एक प्रारंभिक चरण, एक द्वितीय चरण, उसको अलग से हम लोग कवर करेंगे। तो यहाँ पे इस चीज को ध्यान देना है कि अगर प्रश्न में आए कि मदरलैंड समाचार पत्र का प्रकाशन किसने शुरू किया, तो बाबाजी ठाकुरदास ने। कब किया? तो 1906 में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना इन्होंने पटना में की थी। लेकिन द मदरलैंड समाचार पत्र का प्रकाशन कहां से शुरू हुआ? तो सदाकत आश्रम से, वो भी पटना में है, और इसको निकाले थे मजहरुल हक के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 4, असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित बिहार विद्यापीठ 2021 के कुलाधिपति निम्न में से कौन से बने थे? ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मजहरुल हक। ये जो यहाँ पे प्रश्न है कि बिहार विद्यापीठ इसकी स्थापना 6 फरवरी 1921 को गांधी जी द्वारा राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रांगण में किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था बिहार विद्यापीठ की जो है स्थापना? तो गांधी जी द्वारा किया गया, गांधी जी द्वारा। और बिहार विद्यापीठ के जो कुलाधिपति थे वे बनाए गए मजहरुल हक को। ठीक है, और इसके कुलपति कौन बनाए गए थे? तो ब्रजकिशोर प्रसाद।
ठीक है। और ये राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रांगण में ही बिहार विद्यापीठ की स्थापना गांधी जी के द्वारा 6 फरवरी 1921 को की गई और इस बिहार विद्यापीठ के कुलाधिपति मजहरुल हक और कुलपति जो हैं वे ब्रजकिशोर प्रसाद को बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 5, दी मदरलैंड नामक अखबार सदाकत आश्रम से निम्न में से किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? इसका सही उत्तर होगा मजहरुल हक के द्वारा प्रारंभ किया गया। अब यहाँ पे ये प्रश्न आता है कि दी मदरलैंड नामक अखबार जो मजहरुल हक के द्वारा सदाकत आश्रम से जो निकाला जाता था, ठीक है, ये कब से निकालना शुरू किए? 30 सितंबर 1921 से। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था? दी मदरलैंड का सीधा सी बात है कि राष्ट्रीय भावना का प्रसार करना है। उसी समय नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अर्थात असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, तो उसमें जो है इसको सहयोग करना है, हिंदू मुस्लिम एकता का उपदेश देना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 6, दी मदरलैंड समाचार पत्र का निम्न में से क्या उद्देश्य था? ऑप्शन आपके समक्ष है और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। क्यों? क्योंकि असहयोग आंदोलन का प्रचार प्रसार करना ये था ही, हिंदू मुस्लिम एकता का उपदेश देना ये भी था, राष्ट्रीय भावना का प्रसार करना ये भी था, ब्रिटिशर्स का सहयोग करना ये गलत है। लेकिन यहाँ पर बीपीएससी में तो आप लोग जानते ही हैं कि ऑप्शन कैसे रहता है कि कौन सा इसमें सही है, तो एक से अधिक सही है, ब्रिटिशर्स का तो कभी सहयोग नहीं हो सकता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगस्त 1921 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक सदाकत आश्रम पटना में हुई, कौन उसमें शामिल नहीं था? इस पे ध्यान देना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। अर्थात इसमें जो भी थे वे सभी शामिल थे। जैसे महात्मा गांधी थे ही, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक जो सदाकत आश्रम पटना में हुई उसमें महात्मा गांधी थे, मोतीलाल नेहरू थे, राजेंद्र प्रसाद थे, मोहम्मद अली थे, उसके अलावा जमन लाल बजाज थे, जमन लाल बजाज भी उसमें शामिल थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 8, असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना कब आगमन हुआ? ये वही प्रिंस ऑफ वेल्स है जो ब्रिटेन के राजा अर्थात राजकुमार थे, और इनका पटना आगमन कब हुआ था? जब ये पटना आए तो सभी तरफ हड़तालें हुई, काले झंडे भी दिखाए गए थे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 22 दिसंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स जो है पटना आते हैं और इनको कहा जाता है कि अब काला झंडा देखिए, वापस जाइए, आपका यहाँ कोई जरूरत नहीं है, और उस समय यह पटना में हड़ताल हुई। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्यों स्थगित कर दिया? ऑप्शन आपके समक्ष है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, चौरी चौरा कांड के कारण। ठीक है, इस चौरी चौरा कांड पे कुछ चर्चा कर लेते हैं। चौरी चौरा कांड जो है यह 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर अर्थात यूपी में ये घटना घटित हुई, और इस चौरी चौरा कांड के जो का नेतृत्व है वह भगवान अहिर के द्वारा किया गया था। ये काफी इंपॉर्टेंट नाम है और ये यूपी पीसीएस में पूछा भी हुआ भी है कि चौरी चौरा कांड का नायक कौन था, नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो भगवान अहिर के द्वारा किया गया था। ठीक है, इस दौरान ये हुआ कि भगवान अहिर के नेतृत्व में कुछ प्रदर्शन कर रहे जो स्थानीय लोग थे उनका पुलिस से झड़प हो गया। इसके पश्चात इन लोगों ने पुलिस चौकी में आग लगा दी, अर्थात जब झड़प हुआ, मारपीट हुआ, तो पुलिस के द्वारा भी कुछ लोगों को मारा गया। अब पूरा जो हुजूम था वे लोग पुलिस पर टूट पड़े, और पुलिस भागकर क्या हुआ कि उस जो है अपने थाने में जाकर घुस गए और दरवाजे को बंद कर लिया। और उस समय जो है भीड़ काफी उग्र हो गई और इन लोगों के द्वारा उस पुलिस चौकी में आग लगा दी गई, और आग लगाने के बाद जो है 22 पुलिसमैन जो है वे उसमें जल गए और मौत हो गई।
और इस घटना के पश्चात गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस लेने का ऐलान कर दिया। ठीक है। हालांकि फरवरी 1922 में बारदोली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई और इसमें एक प्रस्ताव पारित कर ऐसी सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई जिसमें कानून का उल्लंघन होता हो। इसके साथ ही गांधी जी ने क्या किया, इसको वापस ले लिया। ठीक है। तो यहां यह भी याद रखना है कि कहां के कार्य समिति की बैठक में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस लिया गया, तो बारदोली। बारदोली कहां है? बारदोली आपको गुजरात में है और इसी गुजरात के कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। ठीक है। और उसके बाद इस कार्यक्रम जो असहयोग आंदोलन था इसको दूसरा रूप दे दिया गया, जैसे खादी को लोकप्रिय बनाना, राष्ट्रीय स्कूल की स्थापना करना, अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत पर रोक लगाना, हिंदू मुस्लिम एकता पर बंद देना और सबसे इंपॉर्टेंट काम शराबबंदी पर रोक, शराबबंदी को समर्थन करना। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 10, बिहार में असहयोग आंदोलन का मुख्य केंद्र निम्न में से कौन था? ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बिहार में जो नॉन कोऑपरेशन जो मूवमेंट चल रहा था इसका हेड सेंटर कहां था? ऑप्शन आपके समक्ष है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बिहार की राजधानी पटना जो है वह नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान मुख्य सेंटर था, मुख्य केंद्र था। अगर यह प्रश्न पूछा जाए कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अर्थात असहयोग आंदोलन का सबसे व्यापक प्रभाव कहां पड़ा, व्यापक प्रभाव, तो इसका सही उत्तर होगा मुजफ्फरपुर और शाहबाद जिला। ठीक है। इन दोनों जगह जो था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का व्यापक प्रभाव पड़ा। हालांकि अगर देखा जाए तो मुंगेर, किशनगंज, पूर्णिया, गया, आरा, छपरा, इन सभी जगह जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का प्रभाव पड़ा था, लेकिन मुख्य सेंटर से अगर प्रश्न पूछे तो पटना था और सबसे ज्यादा व्यापक प्रभाव शाहबाद और मुजफ्फरपुर में पड़ा था। ठीक है। तो इसकी पॉइंट को हम लोगों को याद रखना है कि व्यापक प्रभाव कहां पड़ा था और मुख्य केंद्र कहां था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 11, असहयोग आंदोलन का बिहार में सबसे व्यापक प्रभाव निम्न में से किन जिलों में देखा गया था? ऑप्शन आपके समक्ष है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई, एक से अधिक, क्योंकि जब व्यापक प्रभाव की बात कह रहा है तो वह शाहबाद भी जिला था, मुजफ्फरपुर भी जिला था, अर्थात इसका सही उत्तर बी सी मिला के होगा तो एक से अधिक होगा। अगर ये प्रश्न पूछे कि मुख्य केंद्र कहां था, मुख्य केंद्र तो पटना में था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 12, असहयोग आंदोलन के दौरान छपरा में निम्न में से कौन से सुप्रसिद्ध साहित्यकार सक्रिय थे? छपरा में कौन से साहित्यकार जो है वह एक्टिव थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन आपके समक्ष है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, राहुल सांस्कृतायन। ये जो थे वह नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान छपरा जिला में ये जो है सक्रिय थे और यही राहुल सांस्कृतायन है जो बिहार में जो भी पीजेंट मूवमेंट हुए, किसान आंदोलन हुए, उसमें भी जो है ये काफी इन्होंने अपना अहम रोल अदा किया। ठीक है। तो छपरा में कौन सक्रिय है पूछेगा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान, तो राहुल सांस्कृतायन, या ऐसे भी बदल के भी ऐसे नाम पूछता है कि राहुल असहयोग आंदोलन के दौरान राहुल सांस्कृतायन बिहार के निम्न में से किन जगह सक्रिय थे, तो छपरा में। प्रश्न संख्या 13, गांधी जी ने किस प्रांत के बारे में स्वयं कहा कि ऐसा प्रांत जहां असहयोग आंदोलन की दिशा में सर्वाधिक ठोस कार्य हो रहा है, इसके नेता अहिंसा के सच्ची भावना को समझते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह गांधी जी का कथन है कि वह कौन सा प्रांत है भारत देश में जहां नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की दिशा में सर्वाधिक ठोस कार्य हो रहा है एवं इसके नेता जो हैं वह अहिंसा की सच्ची भावना को समझते हैं। ऑप्शन आपके समक्ष है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बिहार के बारे में। ठीक है। लेकिन होते होते यूपी में तो घटना हो ही गई, हालांकि वह उत्तर प्रदेश था, चौरी चौरा कांड।
प्रश्न संख्या 14, 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कोलकाता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का निम्न में से किसने विरोध किया था? प्रश्न आपके समक्ष है कि 1920 ईस्वी में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कोलकाता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ, निम्न में से किसने उनका विरोध किया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। इसलिए एक से अधिक कि इसके पीछे भी कुछ कहानी है, उसको चर्चा कर लेते हैं। यहां पर अगर देखा जाए तो 1920 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस का लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में जो कोलकाता में बैठक हुआ था, कोलकाता में, इसमें दो चीजें थी, दो मुद्दे पर जो है लोगों ने गांधी जी का और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का जो है सो विरोध किया। पहला था कि सबसे पहले इसमें एनी बेसेंट ने विरोध किया। एनी बेसेंट ने इनकी कुछ मांगे थी, जैसे इनका कहना यह था कि विदेशी शासन के खिलाफ सीधी कार्रवाई की जाए, सीधी कार्यवाही की जाए। कहीं ना कहीं जो है एनी बेसेंट अपने स्वराज के जो मुद्दे जो थे उसको जब पूरा नहीं हुआ तो वो भी कहा नहीं जाता है कि कितना आप जो है सो आगे पीछे कीजिएगा, कितना निहोरापाती कीजिएगा, कब तक कीजिएगा, कभी ना कभी तो खून में गर्मी आ ही जाएगा। तो एनी बेसेंट जो है वो स्वराज वाले मुद्दे चलाकर अब हार थक गई थी, तो यहाँ पर उन्होंने गांधी जी का विरोध किया और कहा कि आप जो है सीधी कार्रवाई कीजिए, ठीक है। इसलिए एनी बेसेंट ने जो है इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का जो है सो विरोध किया। दूसरे तरफ जो है विधान परिषद के सवाल पर, विधान परिषद में जो चुनाव होने वाले थे, तो इसी विधान परिषदों के बहिष्कार के सवाल पर जो है सी आर दास, चितरंजन दास द्वारा जो है गांधी जी का इसमें विरोध किया गया। और आप कुछ लोगों का नाम और जानते ही हैं, जैसे कि बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो उसी में बिपिन चंद्र पाल, मदन मोहन मालवीय, ट्रिपल एम, लाला लाजपत राय, जहां बिपिन चंद्र पाल होंगे वहां तो लाला लाजपत राय होंगे ही, साथ ही मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, मुस्लिम लीग वाले मोहम्मद अली जिन्ना और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इन लोगों ने भी गांधी जी का विरोध किया था, ठीक है, कि आप असहयोग आंदोलन को न चलाइए। लेकिन फिर भी जो है विरोध करने के बावजूद भी कुछ समर्थन में भी नेता थे, तभी तो ये प्रस्ताव कांग्रेस ने पारित किया। समर्थन में कौन कौन से नेता थे? तो मोतीलाल नेहरू MLN, मोहम्मद अली, शौकत अली। ये लोग क्यों थे मोहम्मद अली और शौकत अली? ये लोग इसलिए थे क्योंकि इन्हीं लोगों के द्वारा जो है 1 अगस्त 1920 को गांधी जी के नेतृत्व में खिलाफत पार्टी की तरफ से असहयोग आंदोलन को शुरू करा दिया गया था। और ये मोतीलाल नेहरू जो हैं, ये तो चाहते ही थे कि विधान परिषद का जो है बहिष्कार न किया जाए, तभी तो जाकर स्वराज पार्टी बनी। 1923 में जब गया का अधिवेशन हुआ, उसमें जो है विधान परिषद में प्रवेश के मुद्दे पर लड़ाई हो गई और तभी CR दास ने जो है कांग्रेस से इस्तीफा दिया और कहा कि इलाहाबाद में चल के हम लोग स्वराज पार्टी की स्थापना करेंगे। उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए आगे प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 15, सदाकत आश्रम पटना 16 अगस्त 1921 में हुए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में 11 प्रस्ताव असहयोग आंदोलन हेतु गांधी जी की उपस्थिति में स्वीकृत हुए थे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव निम्न में से कौन था? यह काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 16 अगस्त 1921 को सदाकत आश्रम पटना, यह वही सदाकत आश्रम है जिसकी स्थापना मजरूल हक के द्वारा की गई थी और खैरू मियां ने जमीन अपनी दान में दी थी। उसमें जो है 1921 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC की बैठक होती है और 11 प्रस्ताव जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए स्वीकृत होते हैं, गांधी जी के नेतृत्व में ही होती है। निम्न में से कौन सा प्रस्ताव जो है वो काफी महत्वपूर्ण था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार।
ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बिहार में ही इसको शुरू किया गया कि अब विदेशी वस्त्रों का हम लोग बहिष्कार करेंगे। जितने भी थे, सरकारी उपाधियों को छोड़ना ये भी था, सरकारी करों की अदायगी हम टैक्स नहीं देंगे ये भी था, सरकारी और सरकारी उत्सवों का बहिष्कार करेंगे ये भी था। लेकिन यहाँ प्रश्न में कह रहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रपोजल क्या था, इंपॉर्टेंट प्रपोजल तो वो था विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी सही उत्तर है। नेक्स्ट पे चलते हैं 16। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित 12 फरवरी 1922 करना पड़ा। निम्न में से कौन चौरी चौरा कांड का नायक था, हीरो कौन था चौरी चौरा कांड का? ऑप्शन आपके समक्ष है और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भगवान अहीर। ये काफी इंपॉर्टेंट है। भगवान अहीर के नेतृत्व में जो है चौरी चौरा का कांड हुआ और इसमें 22 पुलिसकर्मी जो है सो मारे गए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको 68 बीपीएससी पीटी, बीएसएससी और बिहार एसआई में ये चीजें काम आ सकती हैं और बिहार स्पेशल जीके का जो है वो पूरा कंप्लीट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, उसके अलावा बिहार सरकार द्वारा जो भी योजनाएं हैं यानी कि जितने सारे चीज पूछे जाते हैं सभी इस चैनल पे अपलोड किए जाएंगे। अगर आप पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, आपको एमसीक्यू पीडीएफ ऑन टेलीग्राम और क्लास वीडियो चाहिए तो आप हेल्पिंग फी के रूप में इतना कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 17। असहयोग आंदोलन के दौरान 12 दिसंबर 1920 को बिहार में कहां झंडा कांड हुआ था? ये काफी इंपॉर्टेंट है, यानी कि फ्लैग सत्याग्रह। फ्लैग सत्याग्रह जो है 12 दिसंबर 1920 को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान बिहार में कहां झंडा सत्याग्रह या झंडा कांड हुआ? ऑप्शन आपके समक्ष है और इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, भागलपुर। ठीक है, इसके पीछे भी कुछ कहानी है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। ये 12 दिसंबर जो 1920 है, चूंकि नॉन कोऑपरेशन चल रहा था उस दौरान गांधी जी जो हैं, गांधी जी भागलपुर जिला में थे। ठीक है, भागलपुर में एक विशेष यात्रा थी उनकी। भागलपुर और संथाल परगना जिले में शराबबंदी का आंदोलन यहां पर शुरू हो गया था। लीकर बैन था, लीकर बैन करने की मांग हो रही थी। ठीक है, इसी क्रम में जो है और खिलाफत का मुद्दा भी था। गांधी जी भागलपुर के टिल्हा कोठी में भाषण देते हुए कहा कि अंग्रेजी सरकार को सत्य एवं न्याय से ही हराया जा सकता है और उन्होंने शराबबंदी की को बुराई कही। भाषण के अवसर पर यहाँ पर भागलपुर में स्वदेशी वस्त्रों का प्रचलन को बढ़ाने के लिए एक जो है, नहीं कहा जाता है, एक वो क्या बोलते हैं, बाजार जैसा लगाया गया, प्रदर्शनी लगाई गई और उसी प्रदर्शनी में कहा गया कि ब्रिटिशर्स का जो झंडा रहेगा, ब्रिटिशर्स का झंडा, ये झंडे से बड़ा झंडा हमारा तिरंगा रहेगा। ठीक है, और हुआ ये कि पहले ये राय हुआ था कि ब्रिटिशर्स के झंडे से छोटा झंडा हमारा रहेगा, माने भारतीयों का, लेकिन जब झंडा जब कार्यकर्ताओं ने लगाया तो ब्रिटिशर्स के झंडे से जो इंडियन का जो झंडा है ये ऊंचा लगा दिया। अब वहां के जो कमिश्नर थे उन्होंने कहा कि आप अपने झंडे को नीचे कीजिए। तो कार्यकर्ताओं द्वारा यह कहा गया कि अगर मैं अपने हिंदुस्तानी झंडे को नीचे करूंगा तो लोगों में जो है काफी विद्रोह की भावना जगेगी, इसलिए झंडा नहीं नीचे उतरेगा। लेकिन अंग्रेजी सरकार नहीं माने और ये झंडा उतरवाने चले गए। इसी में यहाँ पर झंडा सत्याग्रह हुआ और काफी अंग्रेजों के द्वारा बर्बरता दिखाया गया। तो ये जो है भागलपुर के झंडा कांड की कहानी थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 18। असहयोग आंदोलन के समय पटना में किसने इमारत सरिया नामक संस्था का गठन किया था? ठीक है, ऑप्शन आपके समक्ष है और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मौलाना सज्जाद। देखिए वीडियो तो काफी लंबा हो रहा है, लेकिन कहने का मतलब यह है कि पढ़ाई चीज ही है धीरे धीरे की।
ज्यादा बेचैनी में पढ़ने से जो है चीजों को, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो भूल जाते हैं। तो ज्यादा हड़बड़ी से ये नहीं कि 5 मिनट का वीडियो देखे उसके बाद हमको ये पूरा याद हो गया, ऐसी कहानी से काम नहीं चलने वाली है। अब बीपीएससी में जो है रेगुलर परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं और बीपीएससी कंटिन्यू है। जैसे देखा जाए तो 64, 63, 64, 65, 66, 67 और 68वीं भी आने वाली है बीपीएससी। उसके बाद 69वीं भी आने वाली है। ठीक है, थोड़ा बहुत आगे पीछे तो समय बढ़ ही सकता है। तो ऐसी स्थिति में कंप्लीट तैयारी जिसकी होगी वही अच्छा से परीक्षा में स्कोर कर पाएगा। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न पे अब कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के समय पटना में इमारत सरिया नामक संस्था की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मौलाना सज्जाद के द्वारा। ठीक है, देखिए जो भी प्रश्न है उसके अलावा जिन बातों की चर्चा इसमें की जाती है उसमें भी प्रश्न छुपे हुए हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। असहयोग आंदोलन के क्रम में बिहार में राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? ये काफी इंपॉर्टेंट है। यह वही राष्ट्रीय महाविद्यालय है जिसके प्राचार्य आपको भारत के राष्ट्रपति जो बाद में बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। तो इसी राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जनवरी 1921। ठीक है, यहाँ पे प्रश्नों पर कुछ ध्यान देना है कि ये जो राष्ट्रीय महाविद्यालय था इसकी स्थापना 5 जनवरी 1921 को की गई थी और 6 फरवरी 1921 को गांधी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, और प्राचार्य जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। ठीक है, और इसी राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रांगण में 6 फरवरी को जो इसका उद्घाटन किए थे, तो ठीक 6 फरवरी 1921 को ही गांधी जी द्वारा बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया गया और इस बिहार विद्यापीठ के जो थे महासचिव मजहरुल हक को बनाया गया। ठीक है, मजहरुल हक साहब को बनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान कहां के प्रेस में छपी मां की पुकार एवं खूनी कफन कविता को जब्त कर लिया गया था? जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बिहार में चल रहा था तो मां की पुकार नामक मां की पुकार एवं खूनी कफन जैसे पैम्पलेट्स जो थे, पर्चा जिसे आप कह सकते हैं, इसको जब्त कर लिया गया था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, मुजफ्फरपुर के रत्नाकर प्रेस से यह छपता था और इसको जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान मां की पुकार और खूनी कफन जैसे जो है पैम्फलेट को जब्त कर लिया गया था, क्योंकि ये जो है देशीयता यानी कि राष्ट्रीयता को ये बढ़ाते थे। ठीक है, और ये घटना काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 21, बिहार कौमी सेवक दल का गठन कब किया गया था? ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बिहार कौमी सेवक दल का गठन कब किया गया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 1921 में। बात है 27 नवंबर 1921 की, जब बिहार में कौमी सेवक दल का जो है गठन किया गया, वो भी बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा। ठीक है, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा 27 नवंबर 1921 को बिहार कौमी सेवक का गठन किया गया था। इसका यही उद्देश्य था कि असहयोग आंदोलन के प्रचार प्रसार में मदद करना, लोगों के बीच जो है जो सामंजस्य को बनाए रखना, हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखना। तो ये प्रश्न आ सकता है कि बिहार कौमी सेवक दल का गठन किनके द्वारा किया गया था? तो बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा 27 नवंबर 1921 को किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन अक्टूबर 1921 में निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? इसकी अध्यक्षता से संबंधित यह प्रश्न है कि बिहारी
स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस, 16वां बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस जो है अक्टूबर 1921 में की अध्यक्षता जो है प्रेसिडेंट कौन थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, श्रीमती सरला देवी। और ये जो 16वां बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस जो अक्टूबर 1921 में सरला देवी की अध्यक्षता में कहाँ आयोजित की गई थी? तो हजारीबाग में। हजारीबाग वर्तमान में जो है झारखंड में स्थित है और यहीं पर जो है ये 16वां बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस 1921 आयोजित की गई थी जिसकी अध्यक्ष सरला देवी है। तो प्रश्नों को दो तरीके से भी पूछ सकता है कि 16वां बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? तो 1921 में। कहाँ हुआ था? तो हजारीबाग में। उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो सरला देवी ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट, भोजपुरी भाषा में लिखित फिरंगिया के लेखक निम्न में से कौन थे? ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भोजपुरी भाषा में लिखित फिरंगिया के लेखक कौन है? ऑप्शन आपके समक्ष है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मनोरंजन प्रसाद सिंह। इससे संबंधित कुछ चीजों को चर्चा कर लेते हैं कि सबसे पहली कितनी अच्छी बात है कि फिरंगिया के जो है वह भोजपुरी भाषा में लिखा हुआ है और इसके लेखक कौन थे? मनोरंजन प्रसाद सिंह जो हैं इनके द्वारा अर्थात एमपी सिंह के द्वारा जो है भोजपुरी भाषा में फिरंगिया लिखा हुआ है और ये जो है वे शाहबाद जिला के रहने वाले थे। ठीक है, और ये जो कविताएं जो लिखे हैं, ठीक है, सुंदर सुघर सुभूमि भारत के रहे राम, आज उहे भइल मसान रे फिरंगिया, जहवा थोड़े दिन पहले ही होते रहे लाखों मन गला आ धने रे फिरंगिया, उहवे आजू राम मथवा पर हाथ धई के बिलाखी के रोएला किसान रे फिरंगिया। अंग्रेजी राज्य में भारत के जितना आर्थिक शोषण भइल रहे ओहे तारे एकरा लंबा इतिहास में कहले बाने। अर्थात कहने का मतलब है कि फिरंगी का मतलब यहाँ किससे है? ब्रिटिशर्स से है, अंग्रेज से है, जो औपनिवेशिक सत्ता थी उससे है। और इनके द्वारा जो है यहाँ के किसानों के बारे में, महिलाओं के बारे में और जो है मजदूरों के बारे में क्या जो दुर्दशा थी उसको इन्होंने यहाँ पर बयां किया है। इसके अलावा अगर देखें तो लुटेरा जो है, लुटेरा ये भी एक प्रकार की कविता ही थी और लुटेरा जो है ये छपरा प्रेस से छपती थी। इसको ये इंपॉर्टेंट है कि लुटेरा कहाँ से छपती थी? तो छपरा प्रेस से छपती थी। और ये दोनों जो चीजें हैं फिरंगिया और लुटेरा, इसको जो है असहयोग आंदोलन के दौरान पूरे तिरहुत प्रमंडल में इसको बांटा गया था। ठीक है, और बाद में इसकी बहुत सारी प्रतियां जो हैं अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि फिरंगिया के लेखक कौन है? तो मनोरंजन प्रसाद सिंह है। यह भोजपुरी भाषा में लिखा हुआ उस समय के किसानों, मजदूरों, महिलाओं की दुर्दशा है। ठीक है, और लुटेरा जो है कविता ये छपरा प्रेस में छपती थी और ये फिरंगिया और लुटेरा दोनों को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान तिरहुत प्रमंडल में जो है इसकी प्रतियां बांटी गई थी और बाद में ब्रिटिशर्स द्वारा जो है जब्त भी कर ली गई थी। नेक्स्ट पे चलते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान निम्न में से किसने वकालत छोड़ दी थी? वकालत छोड़ दी थी। ठीक है, ऑप्शन आपके समक्ष है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। ठीक है, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद जो भारत के राष्ट्रपति थे इन्होंने भी वकालत को त्याग दिया था। इनके बड़े भाई महेंद्र प्रसाद थे, इन्होंने भी वकालत को छोड़ दिया था। और साथ ही जो राजेंद्र प्रसाद के ये बड़े भाई महेंद्र प्रसाद हैं, इन्होंने राय साहब की भी उपाधि को त्याग दी थी। ठीक है, अनुग्रह नारायण सिन्हा इन्होंने भी वकालत छोड़ दी थी। ब्रजनंदन प्रसाद ने भी वकालत त्याग दी थी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 के दौरान निम्न में से बिहार के किन लोगों ने वकालत छोड़ दी थी, वकीली? तो महेंद्र प्रसाद जो इनके बड़े भाई थे राजेंद्र प्रसाद के, इन दोनों भाइयों ने छोड़ दी थी, अनुग्रह नारायण सिंह ने और ब्रजनंदन प्रसाद ने भी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 25, असहयोग आंदोलन के दौरान निम्न में से किसने पढ़ाई छोड़ दी थी? वकालत तो लोग छोड़ ही रहे थे, साथ ही पढ़ाई भी छोड़ रहे थे कि अब हमको जो है
ब्रिटिशर्स अर्थात औपनिवेशिक सरकार द्वारा स्थापित स्कूलों में नहीं पढ़ना है, राष्ट्रीय महाविद्यालय में पढ़ना है, बिहार विद्यापीठ में पढ़ना है, जिसका उद्घाटन गांधी जी ने किया था, इसमें पढ़ना है, अर्थात स्वदेशी को अपनाना है। तो इस क्रम में किसने पढ़ाई छोड़ दी थी? तो इसका सही उत्तर होगा अब्दुल बारी और मोहम्मद शफी, अर्थात ऑप्शन ई सही है। अब्दुल बारी और मोहम्मद शफी बीएन कॉलेज पटना के स्टूडेंट थे। इन लोगों ने जो है पढ़ाई छोड़ दी थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 26, निम्न में से किसकी अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पटना में स्वीकार किया गया था? ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किसकी अध्यक्षता में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को के प्रस्ताव को पटना में स्वीकार किया गया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और इसके अलावा प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन की एक बैठक भागलपुर में भी हुई थी, उसकी अध्यक्षता भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी और उसमें जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को समर्थन दिया गया था। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद से संबंधित कुछ चीजों को चर्चा कर लेते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि राजेंद्र प्रसाद जो थे वे असहयोग आंदोलन के दौरान वकालत छोड़ दिए थे। ठीक है, और यहाँ पर उन्होंने अध्यक्षता भी की थी। ठीक है, उसके अलावा सत्याग्रह इन चंपारण, जब गांधी जी 1917 में चंपारण आंदोलन किए थे तो इससे संबंधित सत्याग्रह इन चंपारण पुस्तक के भी लेखक हैं और गांधी जी इन चंपारण पुस्तक के भी ये लेखक हैं, राजेंद्र प्रसाद। 27, रॉलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को बिहार के निम्न जिलों में से कहां हड़ताल हुई थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई, एक से अधिक, अर्थात मुंगेर में भी, गया में भी, मुजफ्फरपुर में और छपरा में भी रॉलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को हड़तालें हुई थी। रॉलेट एक्ट से संबंधित कुछ चीजों को हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, देखिए रॉलेट एक्ट जो है, रॉलेट एक्ट चूंकि वीडियो लंबा हो रहा है, चूंकि ये बिहार स्पेशल का ही है, अगर आप हिस्ट्री से संबंधित कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो मूवी क्लास ऑनलाइन हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मूवी क्लास ऑनलाइन हिस्ट्री इतिहास, उस पर हिस्ट्री से संबंधित कंप्लीट जो इंडियन हिस्ट्री है उसको, उसका वीडियो उस पर डाला जा रहा है, उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो रॉलेट एक्ट आते हैं। रॉलेट एक्ट जो है वर्ष 1919 में ब्रिटिशर्स द्वारा जो है पारित किया गया। इसके पीछे की कहानी क्या थी? देश में फैल रही राष्ट्रीयता की, चूंकि प्रथम विश्व युद्ध जो था उसके बाद रॉलेट खत्म हुआ, उसके बाद रॉलेट एक्ट आया। उसके पहले क्या था कि देश में जो राष्ट्रीयता की भावना जो थी और क्रांतिकारी गतिविधियां, उसको कुचलने के लिए जो है ब्रिटिशर्स द्वारा पुनः इस एक्ट की आवश्यकता पड़ी। पहले जो था कि भारत रक्षा अधिनियम, रॉलेट एक्ट से पहले देश में जो है ब्रिटिशर्स द्वारा भारत रक्षा अधिनियम नाम से कानून को लाया गया था। ठीक है, लेकिन देश की राष्ट्रीयता और क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए जब प्रथम विश्व युद्ध जब चल रहा था तो ब्रिटिशर्स द्वारा भारतीय राजनेताओं से यह वादा किया गया था कि वे इस कानून को खत्म करेंगे, लेकिन वे तो काम हम सब चीज उल्टा ही करते थे, वादा कुछ और किए और वादा और तोड़ देते थे वादा, अर्थात बेवफा थे। तो इन लोगों ने रॉलेट एक्ट लाया। ठीक है, कि देश की राष्ट्रीयता एवं क्रांतिकारी गतिविधियों का दमन करने के लिए ये जो रॉलेट एक्ट था, ये सर सिडनी सर छोड़िए, सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में जो है एक सेडिशन कमेटी बनाई गई, सेडिशन कमेटी, और इसी सेडिशन कमेटी को जो है 10 सितंबर 1917 को बनाई गई और इसे जांच करनी थी कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन से संबंध रखने वाले षड्यंत्र कहां तक फैले हुए हैं और उससे निपटने के लिए किस तरह के कानूनों की आवश्यकता है। और इस समिति ने क्या किया, सेडिशन समिति जिसका अध्यक्ष सिडनी रॉलेट था, इसने यह किया कि सिर्फ पंजाब और प्लस में बंगाल, इन दो जगह इसने घूमा और इन्हीं जगहों के क्रांतिकारी घटनाओं को आधार बनाकर एक सरकारी दस्तावेज को प्रस्तुत कर दिया 1918 में। फलस्वरूप 18 मार्च 1919 को क्रांतिकारी अराजकतावादी अधिनियम को पारित कर दिया गया और इसकी अवधि 3 वर्ष रखी गई और इसे ही रॉलेट एक्ट कहा गया।
ठीक है। इसके अंतर्गत था कि इसको गांधी, ये काफी बुरा एक्ट था और इसी को गांधी जी ने कहा कि ब्रिटिश साम्राज्य आज शैतानियत का प्रतीक है और इस एक्ट की भारतीय जनता ने काला कानून, बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील आंदोलन कहकर आलोचना की। ठीक है, तो अगर कंप्लीट हिस्ट्री आप मतलब जानना चाहते हैं जो इंडियन हिस्ट्री है, तो उसके लिए आप लोग मोबी क्लास ऑनलाइन एक ही साथ टाइप करना है और उस स्पेस देके हिस्टोरी टाइप कर देना है, हिस्ट्री, तो आप लोगों को वहां पे कंप्लीट हिस्ट्री का वीडियो अपलोड किया जा रहा है, मॉडर्न और उसके बाद मेडाइवल और एनिशिएंट करके। ठीक है, तो उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चल रहे हैं हम लोग। तो इस प्रकार ये हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अर्थात असहयोग आंदोलन का जो ये 1 से लेकर 27 तक एमसीक्यू कंप्लीट हुआ। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो कृपया कमेंट जरूर कीजिए ताकि मुझे पता चल सके कहाँ कमी है। तो जब कमी पता आप लोग बताएंगे तो उससे संबंधित चीजों को सुधार करके ही वीडियो अपलोड की जाएगी और यहाँ पर कंप्लीट बिहार को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप इस एमसीक्यू के पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो ये हेल्पिंग फी है, आप इसे दे सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।